नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का चैप्टर 5, जिसमें हम लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस इसको हम पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए ही आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी तथ्यों को इसमें समाहित किया हुआ है। जो चैनल पे नए हैं और पहली बार आज देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि बाद में आप जाके भूल जाते हैं, है ना। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ हम समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त या फिर पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। बजट का जो उद्देश्य होता है, एक तरीके से हम बजट ही कह सकते हैं। बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। सिंपल साधारण शब्दों में कहें कि अगर आपको समाज में किसी प्रकार की कल्याणकारी कार्यक्रम करना है या विकास करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? ये सरकार करेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। तो ऐसे ही तो उसका आवंटन नहीं किया जाएगा, एक विशेष विधि के तहत एक प्रारूप में ही उसका आवंटन होगा, है ना। तो उसी को लोक वित्त के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिस उसको हम सिंपल सा नाम से ही समझ आ रहा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक की विकास के लिए जो फाइनेंस है वही आपका लोक वित्त है। अब हम देखते हैं बजट 2020-21। तो इसमें होता क्या है, जैसे जो बजट आया अभी बजट 2020-21 है, तो बजट 2020-21 क्या है, ये आपका अनुमानित रहेगा और आने वाले जो 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें उसके संशोधित आंकड़े आपको मिलेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपको 10 रुपये दिया गया है, तो 10 रुपये दिया गया है अनुमानित रूप से कि आप उसको साल भर चला लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उस 10 रुपये से आपका काम ना बने, हो सकता है कि उतने से कम में भी आपका काम बन जाए। तो आप अनुमानित रूप से दिया गया है कि उतने से हम ये मान के चलते हैं कि आपका काम चल जाएगा। तो वो वैल्यू क्या होगा, साल भर बाद आपको फाइनली पता चलेगा कि आपका 10 रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी कि कम में ही हो गया। तो उसी तरीके से जो बजट है वो आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में हमको आने वाले सत्र में मिलेगा। तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है बजट 2020-21। तो इसको 3 भागों में हम बांट देते हैं। राजस्व बजट है ना, राजस्व बजट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लोक वित्त। दूसरा है पूंजीगत बजट और तीसरा इसमें है ऋण एवं अग्रिम अनुमान। इसमें मैंने वैल्यू उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। चाहेंगे तो आप मैं PDF में मॉडिफाई करके इसको आपको दे दूंगी या फिर पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे राजस्व बजट है। राजस्व बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय और राजस्व व्यय, किसी भी चीज़ का क्या है, आय होता है और व्यय होता है, उन दोनों को मिलाकर के हम कुल बनाते हैं। तो राजस्व आय अभी वर्तमान में कितना है, 83,831 करोड़, 83,831 करोड़। और ये बीते वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि कितना हुआ है, 10.75% की वृद्धि हुई है। और व्यय कितना है, हमारा व्यय है 81,399, मतलब हमारा आय अधिक है राजस्व बजट में, लोक वित्त में, और व्यय कम है ना। इसी को अंतर निकालेंगे तो अंतर हमको मिल जाएगा। उसी के बाद जो राजस्व आय है उसके भी 2 भाग हैं कि जो राजस्व आपको आय मिल रहा है उसमें किसका किसका योगदान है। तो एक तो आपका कर राजस्व का योगदान है, दूसरा गैर कर राजस्व का योगदान है। मतलब सिंपल शब्दों से स्पष्ट हो रहा है, जो कर के माध्यम से आपको राजस्व प्राप्ति हो रही है वो कर राजस्व है, और कर के अलावा भी अन्य जो मद हैं वहाँ से आपको जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, गैर कर राजस्व कहेंगे, ठीक है। इनके लिए वैल्यू क्या है, तो कर राजस्व के लिए वैल्यू है 52,958 करोड़, 52,958 करोड़। और इसकी भागीदारी देखेंगे तो भागीदारी है आपका 63.17%। किसमें भागीदारी है, जो ये वैल्यू है ना आपका, ये वैल्यू है कुल राजस्व में इसकी भागीदारी कितनी है। जो कुल राजस्व है उसमें कर राजस्व की भागीदारी कितनी है,
प्रतिशत कितना है, जैसे हमने प्राथमिक सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का भी भागीदारी देखा था ना, हिस्सेदारी देखा, तो वही इसमें बताना चाह रहा है कि कर राजस्व की भागीदारी कितना है 63.17%। उसके बाद उसमें अगर वृद्धि देखें तो वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 16.66%। जो पिछला वर्ष है, मतलब जो आपका कर राजस्व है उसमें वृद्धि हुआ है आपका 16.66%, और पिछले वर्ष की तुलना में ये वृद्धि कितना है 1.14%। ये तो हो गया कर राजस्व का। तो गैर कर राजस्व का देखेंगे तो इसके लिए वैल्यू कितना है आपका है 30,873 करोड़, 30,873 करोड़। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों को मिलाएंगे तो आपको राजस्व आय मिलेगा, है ना। राजस्व आय को ही दो भाग में हमने बांटा है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। उसके बाद इसमें भागीदारी तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वृद्धि देखते हैं तो वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 1.89%। अब इसमें कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या कर आते हैं उसको हम देख लेते हैं। कई बार इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सिंपल ऐसे क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो उठा देता है कि कर राजस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, या तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से आते हैं। एक तो क्या है आपका आयकर है, निगम कर है, उत्पाद शुल्क है, उसके अलावा भू राजस्व कर है, बिक्री कर है, चुंगी कर है, विद्युत कर है, ये सारे चीज आपका राजस्व के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से गैर कर राजस्व के अंतर्गत हम देखेंगे तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, गैर कर राजस्व के अंतर्गत आपका अनुदान आता है, ब्याज प्राप्तियां आती हैं, निवेश से प्राप्त जो लाभांश है वो आते हैं, और केंद्रीय अनुदान आता है। देखिए गैर कर राजस्व मतलब एक कर के माध्यम से नहीं आ रहा है, तो कर के माध्यम से नहीं आ रहा है मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है या कहीं पे आपने शेयर खरीदा है, तो उससे जो लाभ हो रहा है तो वो आ जाएगा, कोई कर के माध्यम से नहीं आ रहा है। किसी को आपने दिया है, ऋण दिया है, तो आपको जो ब्याज मिलेगा उसके बदले में वो भी एक तरीके से आपका राजस्व है, लेकिन कर तो नहीं है। या फिर आपको कोई अनुदान दे रहा है, मतलब ये विदेशी भी हो सकता है, ये आंतरिक रूप से केंद्र सरकार या फिर कोई दूसरा राज्य हो सकता है। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ हैं, तो छत्तीसगढ़ को आवश्यकता पड़ी पैसे की, तो केंद्र सरकार ने उसको अनुदान में दिया। या फिर हो सकता है कि मान लीजिए कोई बड़ी संस्था है, जो विदेशी संस्था है, उसने अनुदान दिया, तो वो अनुदान क्या है, वो तो वापस लौटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो राजस्व के रूप में तो आ ही रहा है, तो ये गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। और इसके लिए वैल्यू कितना है 30,873 करोड़ रुपए। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनता है, आपके गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान होता है आपका केंद्रीय अनुदान का, मैक्सिमम रहता है। और इस वर्ष इसके लिए वैल्यू है 70.115%। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 1.89%। ठीक है, ये इतना को आप याद रखेंगे। ये हो गया कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब हम कुल राजस्व को देखें तो कुल राजस्व को हम किस तरीके से और बांट सकते हैं। कुल राजस्व मतलब क्या हो जाएगा 83,831 करोड़ रुपीस। तो इसमें आपका क्योंकि कर मिल रहा है ना, कर मिल रहा है, तो इसमें कर में क्या होता है, एक तो देखिए कर सरकार दो तरीके से कर लेता है, एक तो राज्य सरकार कर लेता है, दूसरा केंद्र सरकार का कर रहता है। तो उसका संग्रहण अपने अपने करते हैं। केंद्र राज्य सरकार का कर स्वयं के पास रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार जो कर आपसे लेता है उनमें से सभी जो अमाउंट है या राजस्व है उसको अपने पास नहीं रखता है, उसको राज्यों को भी कुछ मात्रा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब राज्य सरकार को केंद्र सरकार वापिस से वो पैसा वसूल करके दे देता है। तो इसी में देखना है कि कुल राजस्व है उसमें राज्य की स्वयं का कर कितना है और केंद्र के कर का योगदान कितना है, मतलब केंद्र कितना कर उसको वसूल करके दे रहा है। तो राज्य के स्वयं का कर जो प्रतिशत, इसमें हम प्रतिशत में देखेंगे तो उसका प्रतिशत कितना है 49.39%, और केंद्र द्वारा दिया जाता है वो कितना है 50.61%। दोनों को मिला देंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 3.83%, और आपका इसमें वृद्धि हुई है केंद्रीय कर में 32.65%, और योगदान कितना है, इसका योगदान है 31.20%। तो ये हो गया आपका राजस्व आय। अब हम उसी तरीके से राजस्व व्यय का देखते हैं। अभी तो हमने पैसा लिया है ना, एक तरीके से कहें कि हमको पैसा मिला है। अब मान लीजिए हमको जो खर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पे खर्च किए हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा, उसका भी हिसाब हमको देखना पड़ेगा। अब राजस्व व्यय देखते हैं। राजस्व व्यय के लिए जो वैल्यू है 81,399 करोड़ रुपीस है, 81,399 करोड़ है। अब इसमें राजस्व आप जो खर्चा करेंगे दो तरीके से करेंगे, एक तो योजना के अंतर्गत करेंगे, दूसरा गैर योजना
गत करेंगे, मतलब पहले से जो योजनाएं चल रही हैं या एक निश्चित नियमतः करेंगे, योजना के अंतर्गत करेंगे। लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती हैं जिसके लिए आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया है, फिर भी आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि हमने तो इसके लिए प्लानिंग नहीं किया है, यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पैसा नहीं लगाएंगे, ऐसा तो सरकार नहीं बोल सकता है। तो इसमें कहाँ कहाँ पे लगता है इसको देख लीजिए। जैसे सार्वजनिक योजनाएं हैं, ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आएगा। ऊर्जा और परिवहन है, ऊर्जा से संबंधित जो भी संस्थान लगाना है या ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य करना है। उसके बाद परिवहन है, मान लीजिए कहीं पे रोड खराब हो गया है तो अब गवर्नमेंट तो ये नहीं बोल सकता कि मैं रोड नहीं बनाऊंगा, तो उसके लिए पहले से पैसा निकालेगा, टेंडर पास करेगा, तो परिवहन आ जाएगा। साक्षरता और गरीबी उन्मूलन, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारे योजनाएं निकालता रहता है और योजनागत अंतर के राजस्व व्यय के अंतर्गत यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद गैर योजना अंतर्गत कैसे समझेंगे, मान लीजिए कुछ आपातकाल घटनाएं घट गई, मान लीजिए सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया या कहीं पे जंगल में आग लग गई या कहीं की कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई जहां पर हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और बहुत बड़े आर्थिक जनधन की हानि हुई, तो वहां पर मुआवजे के रूप में आपके आर्थिक सहायता के रूप में कहीं न कहीं पैसा देगा ही। तो ये गैर योजना अंतर्गत आता है। तो इसमें आपातकालीन सेवाएं आ जाएंगी, प्रतिरक्षा सेवाएं आएंगी, ब्याज अदायगी आएगी और सब्सिडी जैसे देता है ना गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया राजस्व व्यय। उसके बाद देखते हैं पूंजीगत बजट। पूंजी क्या होता है, पूंजी से ही स्पष्ट हो रहा है पूंजीगत बजट। इसको अच्छा, इसमें मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं टर्म के माध्यम से एक बार पहले बता देती हूँ। हो सकता है कई लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो जैसे राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, ये क्या होता है, तो मान जैसे पहले समझिए राजस्व आय। राजस्व आय में क्या होगा, ऐसे सार्वजनिक आय जिसमें किसी वित्तीय देनदारी में ना वृद्धि होगी और ना ही परिसंपत्ति में कमी होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पूंजीगत आय बोलेंगे तो ऐसे सार्वजनिक आय जिसमें किसी वित्तीय देनदारी में वृद्धि तथा परिसंपत्ति में कमी होती है। ठीक है, अगर आप शाब्दिक अर्थ में समझना चाहें तो राजस्व व्यय क्या है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती है, जबकि पूंजीगत व्यय में ऐसे सार्वजनिक व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। ऐसे में समझ नहीं आए और सिंपल शब्द में इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें जैसे पूंजीगत में क्या होगा, इसमें आपके पूंजी निर्माण होगा। जैसे आपने मान लीजिए किसी से मतलब किसी का आपने शेयर खरीदा है, तो शेयर खरीदा तो सबसे पहले आपने पूंजी का व्यय किया है। मान लीजिए शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदा, गवर्नमेंट शेयर खरीदती है किसी कंपनी का, तो शेयर खरीदा तो पहले आपने व्यय किया ना, पैसा दिया, लेकिन भविष्य में जो शेयर है वो क्या होगा, आपका मुनाफा देगा, आप वहाँ से आपको पैसा कमाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल इसको और समझना चाहेंगे ना तो और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो वो तुरंत का फायदा तो नहीं देता है, लेकिन दीर्घ समय में या बाद में वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉफिट देगा। तो वो पूंजीगत बजट के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूंजीगत आय, इसमें भी आय होगा, जिसमें भी व्यय होगा। अब इतने में समझ आ गया होगा। ठीक, तुरंत ये राजस्व हमको नहीं देगा, लेकिन भविष्य में हमको इससे फायदा मिलेगा। अब पूंजीगत बजट में पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत आय के लिए वैल्यू है 12,259 और करोड़ है, और इसके लिए 13,814 करोड़। अब इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपका आएगा जैसे उधारी है या ऋण है, ये आय अंतर्गत हो गया। हमने कहीं से उधारी लिया या ऋण लिया जैसा भी। उसके बाद पूंजीगत व्यय में आपका शेयर मार्केट या निवेश किया या भूमि अधिग्रहण किया, ये है। यहाँ पर मान लीजिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, एक तरीके से व्यय कर रहे हैं जो भविष्य में आपको क्या करेगा, लाभ देगा। तो ये हो गया आपका पूंजीगत बजट। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसी को हमने जो देखा उसी को मैंने एक साथ लिख लिया है कि वो हमको देख के अच्छे से समझ आए। जैसे राजस्व प्राप्तियां हमने देखा था 83,831 और राजस्व व्यय देखा था 81,399। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, राजस्व अधिक है। अगर पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर माइनस में है वैल्यू, ये हमने खर्चा अधिक किया है जितना कि हमको आय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू हमको क्या होगा, घाटा में मिलेगा। ये तो हो गया आपका
राजस्व अधिक की चाहे तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू याद है तो आप घटा करके निकाल सकते हैं राजस्व अधिक कितना है और वहाँ पर राजस्व घाटा कितना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में प्रमुख स्रोत जो कर राजस्व हमने देखा है उसमें अन्य कहाँ से है, तो इसमें से महत्वपूर्ण है, कई बार परसेंटेज पूछ देता है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जाने से पहले। जैसे इसमें क्या है, स्टेट जीएसटी का जो हमने कर राजस्व देखा था तो उसमें इसका योगदान कितना है, मतलब जैसे हमने 49% निकाला था कर राजस्व का जो कुल राजस्व है उसमें, तो उन 49% में से कौन कौन से मद से होकर के जाता है उसका परसेंटेज यहाँ पे पूछता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इसमें स्टेट जीएसटी का परसेंटेज है 39%, उसके बाद उत्पाद कर का परसेंटेज है 22%, बिक्री एवं व्यापार कर का है 60%, बिजली कर है 9%, वाहन कर 6%, भू राजस्व भी है 6% और अन्य है आपका 6%। इसमें जो ये चाप बना है वो एग्जैक्ट नहीं बना है तो आप उस पर मत जाइएगा, केवल आप वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में प्रमुख इसके स्रोत। उसके बाद हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति एवं व्यय। राजस्व प्राप्ति व्यय प्रतिशत हम देख लेते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे राजस्व प्राप्ति प्रतिशत हम देखेंगे कि कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है, जो कुल प्राप्ति है उसका कितना प्रतिशत है वो है 87.24% और जो पूंजीगत प्राप्ति है उसका प्रतिशत हम देखेंगे तो कुल प्राप्ति का कितना है ये 12.76%। राजस्व व्यय क्या है, कुल व्यय क्या, राजस्व व्यय कुल व्यय का क्या है तो 85.10% और पूंजीगत व्यय है आपका 14.44%। तो ये हो गया परसेंटेज। उसके बाद यहाँ से कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, तो इसमें क्या है, जैसे राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति का है ना, प्राप्ति का बोला है, जो हमने खर्चा किया है जो हमने कमाया है उसका कितना प्रतिशत है, ये है 97.10%। उसके बाद कुल व्यय कुल प्राप्ति का, कुल का पूछ रहा है ना, यहाँ पर हमने केवल राजस्व का लिया है, पूंजीगत का नहीं लिया है, तो यहाँ पर कुल व्यय कुल प्राप्ति का कितना परसेंट है तो 99.54%। और ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का, हमने जो ब्याज के रूप में भुगतान किया है वो राजस्व प्राप्तियों का कितना परसेंट है तो 6.97% है। इसके अलावा और यहाँ से और क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, इतना डाटा सफिशिएंट, आप इतना भी पढ़ के जाते हैं ना, इतना भी एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो किसी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच कम से कम आप एक स्टडी ग्रुप में तो शेयर कर ही सकते हैं, इतना मेहनत की है तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपका ग्रुप है जो साथ में पढ़ रहे हैं उन तक कम से कम 1 या 2 लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ्री में निःशुल्क में जो आप फीस दे के पढ़ रहे हैं वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप तो इतना कर ही सकते हैं अपने लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।